ओके, हेलो, हाउ आर यू। देखते हैं, तो अपन लोग यहाँ बात कर रहे थे कीटोन की। सो कीटोन में क्या है, लास्ट में अपन लोग 1 लगाते हैं ONe के साथ में। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में जो है आपका COO ग्रुप जो है ऐड हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों दैट इज़ अ कीटोन। ओके, और कीटोन का बेस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है आपका ये वाला। ओके, ऐसे में क्या है CH3, C दैट इज CH3 और ऊपर जो है O जाकर के ऐड होता है और उसका नाम अपन लोग प्रोपेन करते हैं, इसलिए क्योंकि दैट इज़ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन की वजह से प्रोप होता है और प्रोपेन का इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकती है। मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके, चलिए। ओके, दैट इज़ अ होमोलोगस सीरीज, ये भी बेस्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज, देखते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वोज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एक्सेट्रा। ओके, बात समझ में आई? थोड़ा तो बात समझ में आया होगा कि जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज इस ग्रुप होता है, कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप है जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होती हो, मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर होता हो, सिमिलरिटी होती हो केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, और ये एक सक्सेसिव मेंबर होते हैं किसके? CH2 ग्रुप को। ओके, CH2 ग्रुप के सक्सेसिव मेंबर होते हैं। और होमोलोगस सीरीज में हम बात करते हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। क्या मतलब होते हैं इनके, देखते हैं। बात करते हैं बच्चों सबसे पहले एल्केन की। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वह यह होता है CnH2n+2। ओके, देयर नेम एंड विद द n एंड द मेंबर आर एज द फॉलोस गिवन द नेक्स्ट वन। ओके, क्या दिया हुआ है? कार्बन दैट मीन्स NH2n+2। ओके, तो ये होता है आपका एल्केन का सिंपल फार्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बेसिस पर हम आसानी से किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि कार्बन का नंबर 2 हो तो ओके, तो n का नंबर यहां निकल के आ गया। यदि मैं कार्बन का नंबर 2 बोल रहा हूं तो n का नंबर निकल के आ गया, n = 2। दूसरा क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन के साथ में 2 है, 2 लगा दिया फार्मूले की वजह से। बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज अ मल्टीप्लाई साइन। और n का नंबर क्या निकाला है? पहले हमने 2, तो इसकी जगह पर n की जगह पर आपने 2 लिख दिया और +2 कर देना है। ओके, अब क्या होगा? C2H2 2 4, 4 और 2 6, दैट इज अ C2H6। दैट मीन्स जब कभी भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का अपन लोग नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखना एल्केन के केस पर जितना नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसकी जस्ट डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन के नंबर होते हैं। देखिए, कार्बन का नंबर यदि 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल कितने होना चाहिए? एक्चुअली 4, लेकिन क्या है उससे 2 ज़्यादा रहते हैं, 2 ज़्यादा रहते हैं। ओके, इसी वजह से इसका क्या है? 6। और आपको पता होना चाहिए, मैं इसके पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि कार्बन के 10 तक के नंबर को किस तरीके से काउंटिंग करनी है, किस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ओके, ब्यूट प्रॉप मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये आपका प्रोनाउंसिएशन के कुछ वर्ड्स थे। इसके बेसिस पर आप कार्बन कंपाउंड का नेमिंग इजीली कर सकते हैं। देखिए, यदि ये फार्मूला लिखते समझ में आया होगा तो इसमें आप लोगों को दिक्कत में नहीं जानी चाहिए। दैट इज द मेथेन, तो ये भी एक तरीके का एल्केन है। दैट इज द एथेन C2H6। ओके, ये भी अभी मैंने आपको समझाया, ये भी एक तरीके का एथेन है। प्रोपेन में C3H8 होता है, इसलिए क्योंकि जितने नंबर में कार्बन होगा उसका जस्ट डबल 6 होना चाहिए, लेकिन 6 से 2 ज़्यादा रहता है, दैट मीन्स 8, और 8 होने की वजह से यह प्रोपेन में कहला जाएगा। ब्यूटेन, जब अपन लोग कार्बन का नंबर 4 रहे और हाइड्रोजन का नंबर 10 रहे तब हम उसको ब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन के केसेस पर क्या है? कार्बन का नंबर 5 और हाइड्रोजन का नंबर 12 रहता है। ओके, मैथेन का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? मैथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देख लीजिए, दैट इज अ CH4, जिसमें कार्बन सेंट्रल एटम होता है और चारों ओर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पता है आप लोगों को। और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से 4 अलग अलग हाइड्रोजन को अपने साथ में ऐड कर सकता है।
बात करते हैं एथेन की। एथेन का C2H6 होता है और C2 बोल रहा है, दैट मीन्स 1 कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, और कितने हाइड्रोजन है 6, 1 2 3 4 6 5 और 6। ओके, बीच में ये शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयरिंग वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ओके, तो जो एथेन है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है और प्रोपेन कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे 1 2 3। जब 3 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का नंबर 8 हो जाएगा। ओके, यस 8 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज द एल्कीन। एल्कीन में ओके, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, जो एल्केन वाला चैप्टर हमने पढ़ा तो उसमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन के केसेस पर। बट मैं यदि बात करूं एल्कीन की, तो एल्कीन के केसेस पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलते हैं बच्चों। ओके, कार्बन कार्बन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड मिलते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। दैट मीन्स जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर होना चाहिए। तो अब ऐसे केसेस पर ऐसे कार्बन कंपाउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है हम उसमें किस तरीके से करेंगे, दैट इज द इन के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर करेंगे। और ये हमेशा किसी भी कार्बन कंपाउंड के लास्ट में ENE जुड़ता है। ओके, ENE जुड़ता है, दैट मीन्स दिस वन। अब यहाँ देखिए एथीन, एथीन में क्या है, लास्ट में ENE जो एल्कीन को बताता है। एल्कीन की वजह से ये ENE जुड़ा है। ये ANE भी तो हो सकता था, एथेन भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, इस ENE की वजह से इसका जो फार्मूला है वह भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसमें कार्बन का नंबर जितना होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा। जबकि एल्केन के केसेस पर ऐसा नहीं था, वहाँ क्या था, जितना कार्बन का होगा उसके जस्ट डबल से 2 ज़्यादा होने चाहिए। ओके, दैट इज द एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ओके, बात समझ में आई। इनका फार्मूला किस तरीके से लिखे जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्काइन की। दैट इज एल्काइन। तो एल्काइन इज नथिंग बट द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 1। ओके, और उसके बाद में एक एक हाइड्रोजन इनके साथ में रहेंगे। ओके, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले जब कभी भी जो एल्काइन है वह अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा अपने साथ में ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे बच्चों। ओके, लेकिन इस केसेस पर क्या है, जितना कार्बन का नंबर होगा उसके डबल में से 2 माइनस होनी चाहिए। जैसे C4H का कितना होना चाहिए, डबल 8 में से कितना माइनस होगा 2, तो कितने बचेंगे C4H6। तो इस तरीके के यदि आपको नंबर मिलते हैं तो ऐसे केसेस पर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज द एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो है YNE के साथ में किया जाता है, दैट मीन्स YNE। ओके, तो किस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, C2H2, क्यों, जितना नंबर कार्बन उतने नंबर हाइड्रोजन। फार्मूला में किस तरीके से लिखे जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये शो करेगा आपके एल्काइन को। प्रोपाइल की बात करिए, ये शो करेगा आपके एल्काइल को। ये ब्यूटाइल की बात करेगा तो ये शो करेगा आपका किसको, एल्काइन को। ओके, आगे बढ़ेंगे। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरीके के रिएक्शन को अंजाम देते हैं, बात करते हैं बच्चों। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, कम्बेशन रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन के साथ में आपका पूछा जाता है कौन सा, दो तीन रिएक्शन और हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन भी इसी का हिस्सा है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं कम्बेशन की। ओके, तो कम्बेशन में क्या है, कम्बेशन इज नथिंग बट द फायर। कम्बेशन का मतलब होता है आग का जलना। ओके, तो आग के जलने में कौन कौन सी चीज़ें जरूरत पड़ती है, बताइए आप लोग। कोई भी चीज़ तब जलती है जब हीट हो, फ्यूल मिलता रहे, और तीसरा हीट, फ्यूल, और तीसरा होता है ऑक्सीजन मिलता रहे। ये 3 केसेस जब रहेंगे, 3 कंपोनेंट जब रहेंगे तभी आग जल पाती है, फायर फैल पाता है। यदि तीनों में से किसी एक का कनेक्शन यदि टूट गया तो ऐसे केसेस पर, एक के कनेक्शन टूटने के केसेस पर हम जो है आग को कंटिन्यू तरीके से नहीं जला सकते। ये बहुत दिक्कत भरी रहती है और दिक्कत करती है। ओके, देखते हैं। Combustion as compound burn in the oxygen to form water, carbon dioxide, heat and light. ओके, तो कम्बेशन रिएक्शन पे जब कभी भी किसी चीज़ को, कंपोनेंट को जलाया जाता है तो जलाने के बाद आपको किसके साथ में बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में, और आपको मिलता क्या है, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, विद अलॉन्ग विद द लाइट एंड हीट। जैसे कि आप कार्बन को जलाइए, आपके घर में सिगड़ी है, सिगड़ी तो बिल्कुल होगा, कार्बन का यूज़ करते हो आग तापने के लिए ठंडी के सीजन पर, तो उसमें कोल डालते हो आप लोग। कोल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है। उसके साथ आपको हीट मिलता है, टेम्परेचर, जिसकी वजह से आप हाथों को सेंक पाते हो
और साथ में लाइट मिलती है। आप अंधेरे में रख दीजिए सिगड़ी को, कुछ हिस्सा तो लाइट का भी प्रोड्यूस होता है ना। ओके, तो अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। दूसरा यदि मैं बात करूं दूसरे रिएक्शन की, दैट इज इसको हम ना आप एक ये वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन शामिल होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। आगे बात करते हैं CH4, दैट इज अ मेथेन। मेथेन जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद द हीट एंड लाइट। बात करते हैं किसकी, दैट इज द एथेनॉल। दैट इज द एथेनॉल। एथेनॉल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो सिंपल सी बात है, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा, हीट बनाएगा और लाइट बनाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत बात ये होती है कि इनको बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 केमिकल बैलेंसिंग वाला चैप्टर देखा है या वीडियो देखा है तो आपको दिक्कत इसमें नहीं जानी चाहिए। ओके, बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। देखिए, कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल और ऑक्सीडाइज, जब कभी भी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म हीटिंग विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज अ KMnO4 और एसिड पोटेशियम बिस्क्रोमेट। ओके, तो ये बहुत लंबा दिया हुआ है। एक्चुअली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में जब कभी भी ऑक्सीजन आकर के ऐड होता है और एक नए तरीके के कंपाउंड को फॉर्म करता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, दैट इज द एथेनॉल। ओके, C2H5OH, अपन लोग क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एथेनॉल। ओके, एथेनॉल के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा प्लस ऑक्सीजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालाइन KMnO4 विद हीट और एसिडिक, दैट इज अ पोटेशियम क्रोमाइड डाइक्रोमाइड ऑक्साइड, डाइक्रोमाइड। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमाइड बोलते हैं इसको। इनके प्रेजेंस में जब कभी भी एथेनॉल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो यह एथेनोइक एसिड को फॉर्म करता है, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ द कार्बन कंपाउंड। देखिए, इसके पास 101 ऑक्सीजन की कमी थी, एक ऑक्सीजन कमी है ना क्या बनाने के लिए, एथेनोइक एसिड बनाने के लिए। ओके, तो ऐसे केसेस पर जो है ये एक ऑक्सीजन जा करके ऐड हो जाता है और ये CH3COOH बना लेता है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आप सिंपल सा बात कर सकते हो, दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड जब कभी भी H2O के साथ में रिएक्ट करता है, H2O के साथ में, तो ये क्या बना लेता है बच्चों, H2O बना लेता है और उसके बाद में कॉपर अलग। ओके, दैट मीन्स जो ये है हाँ, यदि ये है तो जो हाइड्रोजन है वह क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, H2O। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होता है उसको अपन लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। केमिकल रिएक्शन पे कार्बन कंपाउंड के 2 रिएक्शन और बचे हैं इसमें आपके, दैट इज एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। ओके, यहाँ नहीं दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन और वो, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसको छोटे टर्म में अपन लोग पढ़ लेंगे। दैट इज क्या बोल रहा था मैं, एडिशन। ओके, ध्यान रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ नहीं दिए हुए एक्चुअली स्लाइड में, आगे देखते हैं। एडिशन पे आप लोग जब कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में, दैट इज R डबल बॉन्ड कार्बन देन R और R। ओके, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, जब कभी भी ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल इन द कैटलिस्ट और पोलेडियम। निकिल और पोलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ जाता है और इसके डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, और जब डबल बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनकी बैलेंसी 4 होगी। तो कैसे हो जाएंगे, एक्चुअली बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन दिस वन then single bond carbon this one। okay, that is R और R। क्या कार्बन की बैलेंसी यहाँ पूरी है? नहीं है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको कंबाइन करने के लिए अपन लोग इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन क्यों जोड़ेंगे, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, रेट ऑफ रिएक्शन पे पार्टिसिपेशन लिया, बॉन्ड को ब्रेक किया और इसके साथ में खुद जाकर के ऐड हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन।
कैसे लिखोगे आप लोग? व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम एट द कैटलिस्ट, इट्स फॉर्म द सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन। ओके, बात करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन भी कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना और किसी हेलोजन यूनिट का आकर के ऐड होना। ओके, जैसे देखिए CH4 इट्स रिएक्ट विद द डाइक्लोरीन। ओके, जो मेथेन है जब कभी भी क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके दैट इज द सनलाइट प्रेजेंस में, तो जो क्लोरीन है वह यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH4 किस में बदल जाएगा? CH3 में, और एक क्लोरीन इसके साथ में आकर के बैठ गया, ये बैठ गया। ओके, प्लस जो इसका हाइड्रोजन निकला था, एक हाइड्रोजन जो निकला था वो लास्ट में कर दिया और एक Cl इसका बचा हुआ था, ये एक Cl बन जाता है। ओके, दैट मीन्स जब कभी भी एनी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद द क्लोरीन, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोकार्बन 1 by 1। ओके, तो 1 by 1 ये क्लोरीन जो है रिप्लेस करने लगता है हाइड्रोकार्बन को और क्या बना लेता है? दैट इज अ मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड, ओके, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दोनों रिएक्शन पे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए दैट इज सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जिनका यूज बहुत ज़्यादा है और किन किन क्षेत्रों में इनके यूज हैं और कैसे यह बनाए जाते हैं उसके बारे में अपन लोग देखेंगे। दैट इज द फर्स्ट कॉल्ड, दैट इज एथेनॉल, और एथिल अल्कोहल इज आल्सो प्रोनाउंस एथिल अल्कोहल। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल? दैट इज एथेनॉल इज अ कलरलेस। जब कभी भी आपको एथेनॉल मिलता है तो कलरलेस आपको मिलती है। अभी कुछ दिन होगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको एथेनॉल का एक बॉटल दिखाऊं जिसमें जो एथेनॉल रहता है वह पूरी तरीके से साफ पानी के जैसा रहता है, दैट मीन्स कलरलेस रहता है। ओके, दैट इज अ लिक्विड फॉर्म पे रहता है विथ प्लीजेंट स्मेल। ओके, प्लीजेंट स्मेल, कुछ अच्छी खुशबू के साथ में, एंड बर्निंग टेस्ट। ओके, और इस तरीके से टेस्ट रहती है कि किसी चीज को जलाया गया हो। 3 चीजें हमने बताई, कलरलेस, लिक्विड है, अच्छे थोड़ा सा स्मेल रहता है, और तीसरा बर्निंग तरीके के इसका टेस्ट रहता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के साथ में घुल जाता है, अच्छी बात है। एथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म अ सोडियम एथॉक्साइड। जब कभी भी जो एथेनॉल है वह रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ में तो क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। उसका रिएक्शन आप लोग ये देख सकते हो, दैट इज एथेनॉल रिएक्ट विद द sodium, it's form the sodium ethanoid, sorry, it's form the sodium ethoxide plus hydrogen gas. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों एथेनॉल का? दैट इज एथेनॉल रिएक्ट विद द हॉट कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। ओके, दैट मीन्स एथेनॉल जो है जब कभी भी हॉट कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, इट फॉर्म द एथेन फॉर्म करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एक तरीके का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एंड रिमूव वाटर फ्रॉम द एथेनॉल। एथेनॉल से वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है, दैट इज this one, like C2H5OH, that is the ethanol react in the presence of the sulfuric acid, it's form the C2H4 that means ethene along with the water molecules। यूज क्या है एथेनॉल का? सिंपल सा मतलब है लैबोरेटरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्या है? एथेनॉल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक, वही है दारू बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंचर, टिंचर मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आयोडीन के लिए, कफिंग के लिए, कुछ टॉनिक्स में भी इन एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स मेडिकल पर्पस में भी इसके बहुत सारे काम है। टॉनिक बनाने के लिए सोच लो शराब का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ द एथेनॉल। ओके, सो वन ऑफ देम इज एथेनॉल। तो जितने भी तरीके के टॉनिक आते हैं मार्केट में उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मात्रा में एथेनॉल को मिलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके, दैट इज अ 19। ओके, बात करते हैं एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? एथेनॉल से बनने से ही एथेनोइक एसिड आपका बना हुआ है, दैट इज आल्सो नोन एज द CH3। ओके, COOH, दैट इज अ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड से प्रोनाउंस किया जाता है एथेनोइक एसिड को, CH3COOH। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। यह भी एथेनोइक एसिड भी क्या है? एक तरीके का कलरलेस लिक्विड है, एसिडिक एसिड विद द फंगेंट स्मेल, फंगेंट तरीके के स्मेल रहता है और जो टेस्ट है वह सोर रहता है। ओके, खट्टा, वाटर के साथ सॉल्युबल है। सॉल्युबल ऑफ द 5% to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द वेनेजर। यदि हम 5% और 8% के रेशियो
में एथेनोइक एसिड को पानी के साथ में मिलाएं तो वह वेनेजर बन जाता है। बात करते हैं एस्ट्रिफिकेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिफिकेशन? ओके, सो एथेनोइक रिएक्ट विद द एथेनॉल, जो एथेनोइक है यदि उसको एथेनॉल के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो वह ईस्टर को फॉर्म करता है और जिसको हम एथाइनोइड भी बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक H2SO4। ओके, तो एस्ट्रिफिकेशन इज नथिंग बट द एस्टर फॉर्मेशन। ओके, हाउ? When react with the acetic acid react with the any ethanol in the presence of the sulfuric acid, it's form the what beta ester। okay, that is a ester, COO। okay, COO को अपन लोग ester बोलते हैं with along with the water molecules। okay, esterification, देखो esterification यही है। अब हम बात करते हैं सफोनिफिकेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफोनिफिकेशन? देखिए, When an ester react with the sodium hydroxide, जब कभी भी बना हुआ ईस्टर दैट मीन्स दिस वन, यदि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म करेगा? ओके, द सोडियम salt of the carboxylic acid and the parent alcohol are formed। ओके, तो क्या फॉर्म होता है? दैट इज द सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द सफोनिफिकेशन। रिएक्शन क्या है बच्चों? दैट इज दिस वन। Whenever react with the hydrochloric, not a hydrochloric, that is the ester react with the sodium hydroxide, it form the this one. This one is nothing but the sodium salt of the carboxylic acid। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है और एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है एसिटिक एसिड के बारे में? एथेनोइक एसिड आर रिएक्ट विद द बेस। जब कभी भी एथेनोइक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। ओके, दैट इज दिस वन। देखो, दैट इज एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द बेस, इट्स फॉर्म द this one, that is one kind of the salt or that is along with the water molecules। next properties, that is the ethanoic acid react with the carbonate, okay, and hydrogen carbonate, carbonate and hydrogen carbonate and form salt along with the water molecules। okay, how? Along with the water molecules with carbon dioxide। so this is the reaction। first we react the acetic acid to the sodium carbonate and second we react the acetic acid with the sodium bicarbonate। if the sodium acetic acid react with the sodium carbonate, it form the what beta? one kind of the salt, water molecules and CO2 with CO2, that is carbon dioxide। and when acetic acid react with the sodium bicarbonate, it's form the salt H2O and CO2। ओके, बात समझ में आई? पक्का है? ओके, तो सफोनिफिकेशन और एस्ट्रिफिकेशन ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं आगे, और आगे क्या बचा हुआ है इसका हिस्सा देखते हैं। ओके, दिस वन, दैट इज द सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से मददगार हैं और क्यों हम इसमें इसको पढ़ते हैं। देखिए, सोप और डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ है जो गंदगी को रिमूव करने के लिए क्लॉथ से यूज़ किया जाता है। ओके, तो केमिकल रिजेंट है। सोप आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स जो सोप है वह एक तरीके का कैल्शियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ये बोलते हैं। देखो, दैट इज C17H35COONA। ओके, ये जैसे ही यह पानी के साथ में घुलता है तो जो ये है कंपाउंड है वह आयन के फॉर्म पर बदल जाते हैं। और आयन के फॉर्म पर कैसे बदल जाते हैं वो इस तरीके से देखो, C17H35 और COOH माइनस और Na प्लस के तौर पर ये बदल जाते हैं जब कभी वो वाटर के साथ में मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है? सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज टू पार्ट। इसके दो हिस्से रहते हैं, एक रहता है जिगजैग पैटर्न वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा रहता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, along हाइड्रोजन कार्बन पार्ट विच इज द हाइड्रोफोबिक। ओके, दैट मीन्स जो ये वाला हिस्सा है इसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों दैट इज अ हाइड्रोफोबिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक? देखते हैं। फोबिक दैट इज वाटर रिपल। ओके, ये हाइड्रोफोबिक जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपल करते हैं। ओके, दूर फेंकते हैं। ओके, एंड सॉल्युबल इन ऑयल, जबकि जो ये वाला हिस्सा है वह वाटर के साथ में किसके साथ में? ऑयल के साथ में क्या है? सॉल्युबल है, ऑयल के साथ में घुल जाता है। एंड ग्रीस के साथ में घुल जाता है। और शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज द हाइड्रोफोबिक, और जो छोटा वाला हिस्सा पार्ट है दैट मीन्स दिस वन, ये होता है हाइड्रोफोबिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक?
ओके हाइड्रोफोबिक दैट इज द हाइड्रोफोबिक, दैट इज द हाइड्रोफिलिक, ओके हाइड्रोफिलिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके मतलब एक रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपल करता है ये वाला हिस्सा कार्बन की लॉन्ग चेन, और दूसरा हिस्सा जो है दैट इज मीन सोडियम प्लस वाला हिस्सा जो है वह आपको क्या करता है बच्चों, सोडियम प्लस वाला जो हिस्सा है वह वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ओके और ये जो है वह अनसॉल्युबल होता है ऑयल और ग्रीस के साथ में। देखिए दैट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट और वाटर रिपल करता है, आयनिक पार्ट जो कि क्या करता है वाटर को अट्रैक्ट करता है, ओके तो देखिए दैट इज वन कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर कार्बन, इस तरीके से लॉन्ग चेन बना करके C17 तक जाते हैं और सोडियम मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं, सोडियम प्लस आयन को अलग करते हैं, ओके तो एक जो है वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दूसरा वाटर को रिपल करता है। तो जो वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या कर लेगा, जो वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो वो वाटर को अलग कर देगा, और जो वाटर को रिपल करेगा वो बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा, ओके क्या लिखा है देखिए हाइड्रोफोबिक एंड सॉल्युबल ऑयल एंड ग्रीस, ओके जो हाइड्रोफोबिक होता है वह अपने मतलब दैट मीन्स दिस वाला ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा ये कहता है ऑयल के साथ में सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर के साथ में सॉल्युबल नहीं होता, दैट मीन्स ये डस्ट के साथ भी क्या होगा सॉल्युबल होगा, ओके क्योंकि ग्रीस और सॉल्ट आयनिक पार्ट, ओके ग्रीस के साथ में भी ये जुड़ सकता है। जब जुड़ सकता है तो एक हिस्सा जो है डर्ट को पकड़ लेता है जबकि दूसरा हिस्सा डर्ट से नफरत करता है, तो क्या होगा, और दोनों एक ही के हिस्से हैं, तो एक जो है अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उसका दूसरा जो टेल वाला हिस्सा है वह किसको पकड़ा हुआ है, डर्ट को पकड़ा हुआ है, वह उसको ऊपर खींच लेता है। जैसे एक साबुन है, साबुन में आपको मैंने बताया कि एक आपका हिस्सा है Na प्लस वाला और जिगजैग मूवमेंट, ओके तो ये यदि साबुन है, साबुन को इसके अंदर रगड़ा गया, यहाँ पास कुछ डस्ट लगा हुआ था, जैसे ही साबुन इसके डस्ट के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो ये वाला जिगजैग पैटर्न वाला हिस्सा जिसको आप लोग कार्बोक्सिलिक सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन बोलते हो वह इस डस्ट के साथ में जुड़ जाएगा, जबकि सोडियम मॉलिक्यूल्स किसको सोडियम जो है किसको पसंद करते हैं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड हो जाएंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स से बार बार इस कपड़े को ऐसा हिलाया जाएगा तो यहाँ से डस्ट जो है इसके टेल से लटका हुआ है, इसी वजह से सोडियम जो है पानी के साथ में चला जाएगा, और जब पानी के साथ में सोडियम जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी उसके साथ खींचा चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा किसको पकड़ा हुआ है, आपका डस्ट को पकड़ा हुआ है, और इस तरीके से आपके जो कपड़े होते हैं वह साफ हो जाते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन होती है, एक्चुअली मुझे इसमें बतानी थी लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरीके से जो आपके कपड़े हैं वह साफ होते हैं, ओके तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को देखते हैं। देखिए When soap is dissolved in the water, जब कभी भी किसी सोप को डिजोल्व किया जाता है, पानी के साथ में घोला जाता है, इट फॉर्म द स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेशल, ओके तो इस एक तरीके का यह स्पेरिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसको आप मेसल बोलते हैं। इन ईच मेसल द सोप मॉलिक्यूल्स आर द अरेंज रेडियली सच दैट द HC पार्ट टूवर्ड्स द सेंटर एंड द एक पार्ट और है एंड द टूवर्ड्स द आउटसाइड द HC पार्ट डिजोल्व द डर्ट, जबकि जो HC पार्ट होता है वह वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाता है और ऑयली और ग्रीस के साथ में डिजोल्व हो जाता है, जबकि जो दूसरा वाला हिस्सा है वह उसके साथ में डिजोल्व नहीं होता, ओके ऑयली के साथ में डिजोल्व नहीं होता, दैट इज द सोडियम आयन वाला हिस्सा डिजोल्व नहीं होता, और जब डिजोल्व नहीं होता तो वाटर मॉलिक्यूल्स को और अट्रैक्ट होता है, और दूसरा हिस्सा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, डर्ट की ओर। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर सोडियम जाएगा तो उसका पूंछ भी जाएगा, तो पूंछ वाला हिस्सा क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हिस्सा है, तो वो डर्ट को पकड़ के और पानी के अंदर मिला देते हैं और आपका कपड़ा साफ हो जाता है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके ये है कुछ इस तरीके का रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट दैट इज सोप और डिटर्जेंट में आपका डिफरेंस क्या है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म होता है। डिटर्जेंट आर द लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनिक एसिड, जो आपका सोप था वह कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का लॉन्ग चेन था, लेकिन यहाँ क्या है डिटर्जेंट जो है सोडियम चेन और सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है। सॉप डू नॉट वॉश वेल, जो सॉप है वह अच्छे तरीके से साफ नहीं कर सकता विथ हार्ड वाटर के साथ में, बिकॉज इट्स फॉर्म द अनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, इसलिए क्योंकि जो
सोप है वह क्या फॉर्म करता है बच्चों, अनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट को फॉर्म करता है हार्ड वाटर में। जबकि डिटर्जेंट क्या करता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को धुल सकता है, साफ कर सकता है विद द हार्ड वाटर के साथ में भी। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म द अनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर। ओके, देखते हैं। सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। दो फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट होते हैं सोप। डिटर्जेंट क्या है बच्चों, डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनिक एसिड, जबकि ये सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। ओके, ये फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं और वो सल्फोनिक एसिड के। दूसरा एक बात करते हैं, क्लीन सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर। जो सोप होता है वह सॉफ्ट वाटर में बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों को साफ करता है, क्लॉथ को साफ करता है, बट हार्ड वाटर में इतने अच्छे से काम नहीं करता। इसमें क्या है, डिटर्जेंट क्लीन वेल विद द बोथ, जबकि डिटर्जेंट जो है दोनों तरीके के वाटर में, सॉफ्ट में भी और हार्ड वाटर में, दोनों में क्या करते हैं, कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से साफ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोप डू नॉट क्लीन एज वेल एज द डिटर्जेंट। जितना सोप जो है इतना अच्छा से क्लीन नहीं करता जितना डिटर्जेंट से कपड़े साफ हो पाते हैं। और यहाँ लिख देंगे अपन लोग, डिटर्जेंट क्लीन बेटर देन द सोप। दैट मीन्स डिटर्जेंट जो है कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, साफ करते हैं। लास्ट क्या है, सोप आर द बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। जो सोप होता है वह बायोडिग्रेडेबल है और किसी तरीके के पोल्यूशन को कॉज नहीं करता। लेकिन इस केसेस पे क्या है, जो सम डिटर्जेंट, कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और ये जो पॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं बच्चों, कॉज करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलिए, थैंक यू।